नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी बीजेपी के खिलाफ अखिलेश यादव के बड़े दांव की, बिहार चुनाव से पहले खड़गे तेजस्वी की अहम बैठक की, देखेंगे पीएम मोदी के गुजरात मॉडल पर उठते सवालों को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मोदी सरकार के रिएक्शन को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे महाराष्ट्र टेंडी में मचे नए घमासान को। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। हरियाणा में वक्फ कानून के समर्थन में बोले पीएम मोदी, कहा वक्फ कानून ठीक होता तो मुसलमान पंचर नहीं बनाते। कांग्रेस पर भी वार, कहा मुस्लिम को अध्यक्ष बनाए कांग्रेस। बंगाल हिंसा पर टीएमसी नेता का बड़ा आरोप, बोले बीएसएफ ने भाजपा के साथ बंगाल हिंसा की साजिश रची, फेक फोटो पोस्ट कर बंगाल के लोगों को भड़का रहे। तमिलनाडु गवर्नर के जय श्री राम नारे पर हंगामा, विपक्ष ने की पद से हटाने की मांग, कहा संवैधानिक पद पर बैठे हैं धार्मिक नेता नहीं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोले ना चाहते हुए भी अम्बेडकर जयंती मना रहे बीजेपी आरएसएस वाले लोग। अमेरिकी सरकार का विदेशी नागरिकों को अल्टीमेटम, कहा 30 दिन से ज्यादा रहना है तो रजिस्ट्रेशन कराओ, नहीं तो जुर्माना और जेल दोनों होगी। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। अम्बेडकर जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए पीटीए के समर्थन की भी मांग कर दी। इतना ही नहीं, सपा सांसद रामजीलाल सुमन के विरोध पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब देने का भी एक प्लान तैयार कर लिया है। तो क्या है अखिलेश यादव का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से होने लगी हैं। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ बड़ा प्लान तैयार कर लिया है, जिसकी एक और झलक आज देखने को मिली। दरअसल भीमराव अंबेडकर की जयंती पर समाजवादी पार्टी प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने करनी सेना, राणा सांगा विवाद और खुद को धमकी मिलने पर तगड़ा रिएक्शन दिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जो ना तो बाबा साहेब को मानते हैं, ना ही संविधान को, और ना ही लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं। बता दें, यूपी में इस वक्त समाजवादी पार्टी के दलित सांसद रामजीलाल सुमन के बयान को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। राणा सांगा पर दिए इस बयान के बाद रामजीलाल सुमन के घर पर हमले की कोशिश भी हुई थी। इसमें उनकी तरफ से करनी सेना पर आरोप लगाए गए थे। इस बीच शनिवार को पीले और केसरिया रंग के स्कार्फ पहने और तलवारें लहराते हुए करनी सेना और अन्य 40 क्षत्रिय समूहों के लोगों ने आगरा में प्रदर्शन किया। इस बीच खबर है कि अखिलेश यादव 19 अप्रैल को आगरा में जाने वाले हैं। यहाँ वो राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर जाएंगे, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि सपा मुखिया सांसद के बहाने दलितों की राजधानी में सियासी समीकरण साधेंगे। आगरा के उनके इस दौरे को पीडीए के फॉर्मूले के मिशन 2027 के मद्देनजर नई धार के देने के रूप में एक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी जहां इस मुद्दे पर वोट बैंक साधने में लगी हुई है, तो वहीं अब सपा ने बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी पूरी कर ली है। अब देखना होगा कि आगे इस विवाद में क्या नया मोड़ आता है और सपा अपने दांव में कितनी सफल हो पाती है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने, जिसको लेकर सियासी हलचल तेज हुई है। इस बीच कांग्रेस और आरजेडी के बीच होने वाली अहम बैठक ने भी राज्य में कई चर्चाओं को बल दे दिया है। चुनाव की तैयारियों के बीच 15 अप्रैल को तेजस्वी यादव और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बीच अहम बैठक होने जा रही है। तो क्या होने वाला है खास और चुनाव को लेकर क्या है दोनों पार्टियों का प्लान, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही कांग्रेस ने कमर कस दी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता एक के बाद एक बिहार में दौरा करके चुनावी मैदान संभाल रहे हैं। हालांकि दूसरी ओर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में अब हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ने सीट शेयरिंग के लिए आगामी 17 अप्रैल को महागठबंधन के सभी घटक दलों की पटना में अहम बैठक बुलाई है। लेकिन इस बैठक से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अहम मुलाकात होनी है, जिसने बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल बढ़ा दी है। सूत्रों की माने तो 15 अप्रैल को आरजेडी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की रणनीति को लेकर बैठक होने जा रही है। ये मीटिंग दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होगी। इस बैठक को लेकर कहा जा रहा है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला होगा, इस पर तेजस्वी यादव की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष से बातचीत की जाएगी। इसके साथ ही महागठबंधन में सीएम चेहरे को लेकर भी फैसला हो सकता है। बता दें, पिछले कुछ दिनों से इन चर्चाओं ने जोर पकड़ा हुआ है कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे से अलग दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि बिहार महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर खींचतान जारी है और इंडिया गठबंधन की ओर से अभी तक प्रदेश में सीएम फेस को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की गई। अभी तक ये भी तय नहीं किया गया है कि बिहार में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा।
बता दें कि इस पसोपेश के बीच कांग्रेस के हाल के दिनों के तेवर के बाद आरजेडी ने भी तेवर दिखाना शुरू कर दिए और तेजस्वी यादव ने खुद को एक तरह से सीएम फेस बता दिया और यही वजह है कि आरजेडी 17 अप्रैल को बड़ी मीटिंग करने जा रही है। ऐसे में तेजस्वी और खड़गे के बीच होने जा रही ये बैठक बिहार में चुनावी रणनीति को देखते हुए महागठबंधन के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मोदी सरकार किसी न किसी मुद्दे पर विपक्ष के निशाने पर बनी रहती है। इसी कड़ी में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के गुजरात एजुकेशन मॉडल को लेकर बीजेपी को घेर लिया। तो क्यों एजुकेशन मॉडल को लेकर निशाने पर आए पीएम मोदी और क्यों गुजरात में राजनीतिक पारा हो रहा है हाई, आइए जानते इस रिपोर्ट में। मोदी शाह के गढ़ गुजरात में सियासी सरगर्मियां तेजी से बढ़ रही हैं। भले ही गुजरात में चुनाव को अभी लगभग 2.5 साल का समय बाकी हो, लेकिन राज्य में सियासी पारा हाई होता दिखाई दे रहा है। विपक्ष गुजरात चुनाव को लेकर अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने में जुट गया है। इसी कड़ी में अब विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने की तैयारी भी कर ली है और गुजरात के शिक्षा मॉडल पर बीजेपी को चौतरफा घेर लिया। दरअसल गुजरात को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि गुजरात बोर्ड के रिजल्ट्स में 10वीं के 157 स्कूलों में एक भी छात्र पास नहीं हुआ। इस खबर पर जहां अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को आड़े हाथ ले लिया, तो अब वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी अखिलेश यादव का समर्थन करते हुए बीजेपी पर खूब हमले किए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर खबर का स्क्रीनशॉट शेयर किया। साथ ही लिखा है कि गुजरात मॉडल ही फेल हो गया। गुजरात में 157 स्कूलों में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में एक भी छात्र पास नहीं हुआ। भाजपा हटाएंगे, भविष्य बचाएंगे। अखिलेश यादव की इसी पोस्ट को रीट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने लिखा, ये गुजरात मॉडल है, ये बीजेपी मॉडल है जो पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। ये डबल इंजन मॉडल है, पूरे देश को ये अनपढ़ रखना चाहते हैं। आप मुझे एक राज्य बता दीजिए जहां इनकी सरकार हो और उन्होंने वहां शिक्षा का कबाड़ा ना किया हो। इसी मॉडल के तहत अभी दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को भी ध्वस्त करने में लग गए हैं। हालांकि विपक्ष ने जिस गुजरात बोर्ड रिजल्ट को लेकर बीजेपी को घेरा है वो 2023 का है, जिस पर उस समय काफी बवाल भी देखने को मिला था। लेकिन 2 साल बाद ये रिजल्ट फिर चर्चा में आ गया है, जिसको लेकर पीएम मोदी के गुजरात मॉडल पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता और मंत्री इस खबर पर विपक्ष पर बयानबाजी करने में लग गए हैं। हाल ही में देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को बड़ा झटका देते हुए पॉकेट वीटो केस में अहम फैसला सुनाया था। राज्य के राज्यपालों और राष्ट्रपति की शक्तियों के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की थी, जिस पर केंद्र की मोदी सरकार ने कोर्ट के फैसलों को चुनौती देने की तैयारी कर ली है। तो कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बौखलाहट में आई बीजेपी, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर समीक्षा यानी कि रिव्यू पिटीशन दायर करने की तैयारी में लग गई। बताया जा रहा है कि सरकार का मानना है कि शीर्ष अदालत के फैसले में कुछ बिंदु कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। सरकार का यह भी तर्क है कि अदालत के इन फैसलों से संवैधानिक अराजकता भी बढ़ सकती है। लिहाजा इस पूरे मामले पर विधि विभाग से राय ली जा रही है और जल्द ही मोदी सरकार इस पर पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। बता दें, अधिकारियों ने ये जानकारी दी। हालांकि उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में केंद्र सरकार के इस फैसले को बौखलाहट के रूप में देखने को कहा जा रहा है, क्योंकि राज्यपाल और राष्ट्रपति पर कोर्ट के फैसले ने मोदी सरकार की मनमानी पर कहीं न कहीं रोक लगा दी है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया था कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा विचार के लिए आरक्षित विधेयकों पर उस तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेना चाहिए जिस दिन ऐसा संदर्भ प्राप्त होता है। फैसले के बाद तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए सरकारी राजपत्र में 10 अधिनियमों को अधिसूचित किया, जिसके अनुसार उन्हें स्वीकृति दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 विधेयकों को मंजूरी भी दे दी, जिन्होंने तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने राष्ट्रपति के विचार के लिए रोक रखा था। यानी उच्च अदालत ने पहली बार अपने फैसलों में राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय की है, जो मोदी सरकार के लिए झटका तो विपक्ष की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि कोर्ट के इस फैसले से ये साफ होगा कि अगर राज्यपाल के विचार के लिए भेजे गए विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी मंजूरी नहीं देते हैं तो राज्य सरकारें सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। ऐसे में देखना होगा कि आगे इस पर क्या फैसला मोदी सरकार की तरफ से लिया जाता है। महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद से ही लगातार गठबंधन में अनबन की खबरें देखने को मिलती रहती हैं, जिससे राज्य में सियासी उथल-पुथल भी बनी रहती है। अब इसी कड़ी में शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के एनसीपी में खटपट की खबरों ने बीजेपी हाईकमान को चिंता में डाल दिया। इतना कि गृह मंत्री अमित शाह को बीच में आना पड़ा। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। डिप्टी सीएम एकनाथ की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के बीच अंदर खाने के मतभेद अब उभरकर सामने आने लगे हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में पुणे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच हुई एक अहम बैठक ने इस चर्चा को तेज कर दिया है। इस बैठक को महाराष्ट्र की महायुति सरकार में फंड आवंटन को लेकर चल रही अंदरूनी खींचतान से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस बैठक में वित्त विभाग से संबंधित फाइलों की मंजूरी में हो रही देरी को लेकर चिंता जाहिर की। दरअसल वित्त विभाग उप मुख्यमंत्री अजित पवार के पास है। शिंदे ने कहा, शिवसेना के मंत्रियों और विधायकों की विकास योजनाओं की फाइलें लंबे समय तक अटकती रहती हैं, जिससे जरूरी प्रोजेक्ट प्रभावित हो रहे। उन्होंने महायुति के सहयोगियों के बीच समानता और पारदर्शिता की बात दोहराई और कहा, फंड वितरण और फाइल मंजूरी में निष्पक्षता होनी चाहिए। शिंदे ने महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल के कर्मचारियों के वेतन भुगतान में आई हालिया अड़चन का भी इसमें जिक्र किया। बताया जा रहा है कि शिवसेना पवार के पास अटकी अपनी मंत्रालयों से संबंधित फाइलों को मंजूरी देने में देरी से नाखुश है। साथ ही वो सीएम फडणवीस द्वारा शिंदे के नेतृत्व वाली पिछली सरकार द्वारा लिए गए कुछ फैसलों को पलटने से भी नाखुश नजर आ रही है। हालांकि वित्त मंत्री अजित पवार ने सतारा में पत्रकारों से बातचीत में इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, अमित शाह से ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई। पवार ने आगे स्पष्ट किया, अगर एकनाथ शिंदे को कोई आपत्ति होती तो वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या मुझसे सीधे बात करते। हमारे आपसी संबंध बहुत मजबूत है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी को अटकलों के बजाय फैक्ट पर ध्यान देना चाहिए। इस बीच शिवसेना उद्धव नेता के संजय राउत ने महायुति में मचे घमासान पर तंज कसा। राउत ने कहा कि ऐसा होना था, ये तय है। एक दिन कैबिनेट में दंगा होने वाला है, खून खराबा होने वाला है। महाराष्ट्र के पैसों को लेकर कैबिनेट में लड़ाई होगी, बस इंतजार कीजिए और देखिए। फिलहाल इस नए कलेश ने एक तरह की चर्चा को एक जन्म दे दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।